हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है अभी 25th को क्लास 12th का बायोलॉजी का बोर्ड एग्ज़ाम है। आपको किसी तरह की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं हर दिन आपके लिए कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं उनको इंटरेस्टिंग वे में और सिंपल वे में आपको समझा सकूँ, ताकि आप इसको समझने के बाद इसको याद करें। देखो, बायोलॉजी के लिए ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़रूरत है। नंबर वन, पहले तो जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम समझ सकें। सेकेंडली, समझने के बाद आपको उसको सेल्फ स्टडी करते हुए याद करना है। फिर याद करने के बाद एक बार उसको मुंह जुबानी आपने बोल के देखना है, और उसको आप लिख के भी कुछ कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं, या फिर वैसे उसको अपने किसी ब्रदर सिस्टर को सुना के या फिर अपने आप उसको बोल के याद करेंगे। और हर चैप्टर की रिवीजन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। सो हम आज सबसे सिंपल जो चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है, उसको इसमें कवर कर रहे हैं। और वो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस पूरे चैप्टर में 6 चीज़ें हैं जिसको हमने याद करना है। अब ये सारा चैप्टर माइक्रोब्स पे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। ये पूरा चैप्टर इन तीनों के आसपास घूमेगा, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई पे, कि ये कैसे हमें यूज़फुल हैं और ये हमारे वेलफेयर में कैसे हेल्प करते हैं। ये 6 पॉइंट आपने इसके ऐसे रटने हैं। पहले, कि माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे हेल्प करते हैं, माइक्रोब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दो चीज़ें, दो की इंटरकनेक्टेड है, कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी वजह से ही बायोगैस प्रोडक्शन होता है। सो ये 4 चीज़ें याद हो गई कि माइक्रोब्स ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे बनाने में हेल्प करते हैं, माइक्रोब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे हेल्प करते हैं, फिर माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करते हैं, माइक्रोब से बायोगैस प्रोडक्शन होती है, और फिर आ जाते हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो अब बायो कंट्रोल एजेंट्स भी हैं। क्योंकि अगर हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो पॉइजनस हैं, जो टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए भी और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के लिए भी। सो माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या हैं, और फिर एज बायो फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, कि हमें पेस्टिसाइड ना स्प्रे करनी पड़े, जो केमिकल्स है उसकी जगह पे माइक्रोब्स जो होते हैं वो एज बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले, जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर देखते हैं तो ये ऐसे फिगर बनी हुई है, तो कई बार क्वेश्चन में कुछ कुछ जो है डायग्राम आ जाते हैं। तो इसलिए हर डायग्राम को एनसीईआरटी को, क्योंकि अब हमारा फाइनल एग्जाम आ रहा है, इसके बाद नीट के लिए भी अपियर होना है, तो हमें एनसीईआरटी की एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए। अब माइक्रोब्स में जो रेड कलर की आप देखोगे, ये लंबी लंबी लाइन है जिसको हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये इतना छोटा रॉड शेप आपको नज़र आएगा जब आप माइक्रोस्कोप का कौन सी मैग्नीफिकेशन पावर रखेंगे, 1500x। सिमिलरली अगर 1500x पे वो रॉड नहीं और सर्कल सर्कल सा नज़र आता है, तो ये जो है कोकस बैक्टीरिया है, दैट इज स्फेरिकल बैक्टीरिया है। इसी को ही रॉड शेप जो आपने पहले देखा, अगर 1500x पे ना करके अगर 50,000x पे हम देखते हैं, तो तब आप ये देखोगे कि जो बैक्टीरिया है हमारा, उसका फ्लैजेलम भी नज़र आना शुरू कर देगा, जो उसको मूव करवाता है। इसके अलावा आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे है एक बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज में आपने देखा था कि बैक्टीरियोफाज के अंदर उसका हेड होता है, फिर उसके बाद उसका कॉलर होता है, फिर टेल होता है। और बैक्टीरियोफाज जो है, अगर बैक्टीरिया को हमने देखना है अंडर माइक्रोस्कोप, रॉड जैसे आपको वो भी नज़र आते हैं, तो वो आपको 1 लाख टू 1,50,000 एक्स के अंदर नज़र आते हैं। ओके। लेकिन अब इस स्लाइड में आप देखो कि बैक्टीरिया जो आप अब लैब कंडीशंस में अगर आप देखेंगे, तो बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्म्स में आपको नज़र आते हैं इन द पेट्री डिश, और फंगल कॉलोनी अगर आप देखते हो तो थोड़ी सी कलर्ड और बड़े साइज़ की होती है इन कंपैरिजन टू द माइक्रोबियल। अब हमने आगे पढ़ना है कि कैसे ये जो माइक्रोब्स है जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है हमारा LAB, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस का काम क्या है कि ये मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। हमारी मम्मी घर पे कर्ड बनाती है, आपकी मम्मी भी, है ना, मैं भी बनाती हूँ। तो मैं कैसे करती हूँ कि मिल्क जो है उसको हम कहते हैं ल्यूकवार्म कर लो, हल्का सा गुनगुना कर लो। क्यों कहा जाता है गुनगुना? मतलब जिसमें आप टच करें तो बेयर कर सके, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो इसलिए हम इनोकुलम में थोड़ी सी कर्ड लेते हैं, उसको दूध में डालते हैं। तो वो कर्ड क्या करती है, कर्ड के अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस, जो उसमें एसिड प्रोड्यूस करते हैं, कोआगुलेट करते हैं, और जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको पार्शली वो डाइजेस्ट कर देते हैं। मिल्क के अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं? अगर थोड़ा सा एक्सटेंसिव ले जाऊं, केजिन प्रोटीन और वे प्रोटीन होते हैं जिसको वो कोआगुलेट करते हैं। सो फ्रेश मिल्क जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं टू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग एलएबी। इट ऑल्सो इंक्रीजेज विटामिन बी 12। आपको पता है विटामिन बी 12 जो है सिर्फ और सिर्फ ये हमें एनिमल से या एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है। तो अगर हम लैक्टो एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो ये मिल्क को कर्ड में चेंज करता है और उसमें एसिड रिलीज करके ये हमें विटामिन बी 12 देता है, और ये हमारे स्टमक के अंदर के जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उन पे भी चेक रखता है ना। इसके अलावा दूसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं तो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पायर करते हैं, और वो क्या करेंगे, वो करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। फर्मेंटेड फूड भी होता है, जैसे कि डोसा और इडली बनाने में हेल्प करते हैं। या फिर यीस्ट में आ जाता है, बेकर्स यीस्ट में सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, और ये यूज होता है टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ही, जब हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेड में। सो अभी पीछे हमने फर्मेंटेड में किया डोसा इडली, जिसमें कि एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण सैक्रोमाइसिस जो है वो बनाती है, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। बेकर्स यीस्ट भी होता है, CO2 प्रोडक्शन से भी होता है। इसके अलावा टोडी जो है, टोडी ये साउथ इंडियन जो है उनकी एक वो बेवरेज है, जिसमें क्या ये फर्मेंटेशन ऑफ सैप होता है विच इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम द पाम्स। देन माइक्रोब्स जो होते हैं ये किस किस को फर्मेंट का काम करते हैं, ये फिश को फर्मेंट करते हैं, ये सोयाबीन को करते हैं, ये बैम्बू शूट्स को करते हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करते हैं चीज़ में। अब चीज़ में आपके सिलेबस में दो चीज़ हैं, एक है प्रोपिनोए स्विस चीज़ है जो कि उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है जिसमें विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। और दूसरा होता है रॉकफोर्ट। रॉकफोर्ट चीज़ जो होता है उसमें भी फंगस होती है, उसमें बैक्टीरिया नहीं, उसमें फंगस है। देखो कई बार दोनों में डिफरेंस आ जाता है, स्विस बैक्टीरिया के अंदर रॉकफोर्ट बैक्टीरिया, स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करती है, प्रोपिनोई बैक्टीरिया। और रॉकफोर्ट चीज़ जो होती है डेट इज़ राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ फंगस, और उसका नाम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। सो अभी तक अगर हम देखें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने क्या किया, नंबर 1 कर्ड। कर्ड क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो जो मिल्क होता है उसको कर्ड में कोआगुलेट करता है एसिड प्रोड्यूस करके, विटामिन बी 12 भी प्रोवाइड करता है, और जो हमारे स्टमक में कुछ अनवांटेड बैक्टीरियम जो होते हैं उसके अगेंस्ट भी वो फाइट करता है। देन इसके बाद हमने किया था कुछ एनारोबिक बैक्टीरियम होते हैं जो CO2 रिलीज करते हैं, वो फर्मेंटेशन ऑफ फूड करते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं जिससे, और उस फर्मेंटेड से ही हमने आगे आपको क्या बताया है, टोडी आ जाती है उसमें।
तोड़ी जो एक साउथ इंडियन वो लिक्विड है और वो पाम सैप से बनता है। देन तोड़ी के बाद फर्मेंटेड फिश आ जाती है, फर्मेंटेड सोयाबीन आ जाता है, फर्मेंटेड बेम्बू शूट्स आ जाते हैं। देन दो तरह की चीज़ है, स्विस चीज़ है और दूसरा रॉकफोर्ट है। स्विस चीज़ बनाते हैं विद द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोपिनोई बैक्टीरियम शर्मेनाई, लार्ज होल्स बनाते हैं CO2 रिलीज करने की वजह से। और रॉकफोर्ट चीज़ जो होता है दिस इज राइपन्ड बाय ग्रोइंग फंगस दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। सो इस तरह से हमारा पहला टॉपिक जो था जिसमें हमने आपको ये बताया कि कैसे माइक्रोब्स हमें हेल्प करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं और क्या क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बेसिकली दो ही, एक होता है बेवरेजेस, दूसरा आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये चीज़ें लार्ज स्केल पे बनानी है तो इसके लिए बड़े बड़े वेसल्स चाहिए जो फिगर में आपको दिख भी रहे हैं। इन लार्ज वेसल्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। अब इन सबको, जैसे हम पहले की बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक्स जो थी ये वैसे तो फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने ये बताया था कि जैसे वो अपनी लैब में काम कर रहा था और अनवॉश्ड पेट्री प्लेट्स पड़ी हुई थी, तो उसमें उसने देखा कि स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया जो था वो एक साइड पे मोल्ड है और उस मोल्ड के आसपास वो ग्रो नहीं कर पाया था, तो कर पा रहा था, तो उसने उसको फिर पेनिसिलियम नोटेटम बोला जो मोल्ड था, और उसमें से पेनिसिलियम पहला एंटीबायोटिक जो है वो फाइंड आउट किया। और इसके अलावा फ्लेमिंग के अलावा दो और साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। सो इन तीनों को, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को 1945 में नोबेल प्राइज मिला। अब हम जब बात करते हैं इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई है जो कि होती है कि ब्रूअर यीस्ट भी जिसको बोलते हैं, और वो भी फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाते हैं, अल्कोहल बनती है। और उसमें भी हम कहते हैं कि जो वाइन और वो बेसिकली क्या होती है, वो फ्रूट जो जूसेस हैं उनसे बनती है या फिर माल्टेड सीरियल से। सो किससे बनते हैं बेवरेजेस, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल्स और या फिर फ्रूट जूसेस से। अब इसमें जो बियर है और वाइन है ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है, और बाकी जो है विद डिस्टिलेशन में विस्की, रम एंड ये सारी बाकी जो उससे बनती है। अब जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से माइक्रोब्स बनाते हैं, सो सबसे पहले आ जाता है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाती है। बाकी तीनों जिनका हम नाम लेंगे वो बैक्टीरिया है। उसमें एसिटिक एसिड बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। देन उसके बाद ब्यूटरिक एसिड बनाता है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरियम। और लैक्टिक एसिड कौन कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, पहले भी हमने किया है, ये है कौन सा बैक्टीरियम है, लैक्टिक एसिड। सो नेक्स्ट अगेन, जैसे मैंने अभी बात की कि अल्कोहल्स में यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अब केमिकल के बाद आ जाती है बारी एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स में तीन तरह के एंजाइम्स आपकी बुक में बता रखे हैं। सो पहला है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ करता है, जिसका काम होता है ऑयली स्टेन्स लॉन्ड्री में से रिमूव करना। किसको, ऑयली स्टेन्स को। देन दूसरा आ जाता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज क्या कहते हैं, जो भी हम बॉटल्ड जूसेस लेते हैं उनको, उनमें क्लैरिटी लाना। ओके। देन नेक्स्ट आ जाता है फिर से चारों के चारों जो आपके सिलेबस में है। सो केमिकल्स में हम जब बात कर रहे हैं तो अल्कोहल था जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर अल्कोहल के बाद हमने एसिड्स पढ़े थे। फिर एंजाइम में लाइपेजेस जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है, पैक्टिनेज और प्रोटियोज जो है जो बॉटल्ड जूसेस है उनको क्लैरिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस का जो बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसका काम होता है वो एज ए मेडिसिन यूज़ होता है क्लॉट बस्टर, कि कहीं जो
क्लॉट जिससे मायोकार्डियल इन्फाक्शन दैट इज हार्ट अटैक वो हो, तो उसमें क्लॉट को रिमूव करना, क्लॉट बस्टर इज टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव मायोकार्डियल इन्फाक्शन। देन फिर इसके अलावा आते हैं हमारे पास दो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। सो देखो आप हर चीज़ का ध्यान रखिए, मैं शुरू से पढ़ाती आ रही हूँ आपको। जब मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने कर्ड की बात की है, उसमें हमने चीज़ की बात की है, उसमें हमने फर्मेंटेड तोड़ी की बात की है, हमने उसमें इडली की डोसा की बात की है, उसमें हमने फर्मेंटेड फिश की बात की है, बैम्बू की बात की है, सोयाबीन की बात की है। ओके। और जब हम चीज़ में रॉकफोर्ट और दूसरा हमने स्विस चीज़ की बात की। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमें ये देखना है कि फर्मेंटेशन से क्या क्या बनता है। तो उसमें मेनली बेवरेजेस की बात की है हमने, और एसिड्स की बात की है। फिर एसिड्स जो हमने पीछे किए कि एक फंगल है, बाकी 3 बैक्टीरिया है, और उसके बाद एसिड के बाद एंजाइम्स की बात आती है। तो लाइपेज हो गया डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज जो होते हैं वो क्लैरिटी है बॉटल्ड जूसेस के लिए। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर है, जो कि हार्ट अटैक के टाइम पे अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट जम जाता है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाता है, रिलीज करता है, वो उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो कि 2 हैं, और ये दोनों ही एक फंगस हैं, इसके प्रोडक्ट हैं साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये कौन सा फंगस बनाता है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये रट लेना है आपने, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाता है, साइक्लोस्पोरिन, और इसका फंक्शन क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो हमारे सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को किसी का बाहर का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो अपने को एंटीजन लगता है, तो उसको यूज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज करते हैं तब उस टाइम पे साइक्लोस्पोरिन ए को। दूसरे है स्टैटिन्स। जैसे कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने के लिए स्टैटिन्स लिए जाते हैं। स्टैटिन्स कौन प्रोड्यूस करता है, यीस्ट है, उसका नाम है मोनास्कस परपुरियस। मोनास्कस परपुरियस नहीं याद हो तो इसको लिख लिख के देखें। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, और इट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने वो 2 चीज़ें अच्छे से कर ली है कि माइक्रोब हाउस होल्ड में और माइक्रोब इंडस्ट्रियल में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देन तीसरा मेजर पार्ट इस चैप्टर का है कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, छोटे होते से आप पढ़ते आ रहे हो, सीवेज क्या होता है, जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर होता है, उसके अंदर दोनों चीज़ें रहती हैं। पानी के अंदर क्या क्या रहती है, 2 चीज़ें, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब। सो पहले याद रखो कि सीवेज क्या होता है, दैट इज म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में 2 चीज़ें क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, दो मेजर उसका काम होता है कि पानी को लेस पोल्यूटिंग बनाना, और 2 मेजर स्टेजेस होती है उसमें, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरी होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जब हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली जब सीवेज जो होता है, जब वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, तो सबसे पहला 2 टैंक की बात करेंगे हमें प्राइमरी में, और ऐसे हम सेकेंडरी में बात करेंगे। प्राइमरी में जो 2 टैंक है, सबसे पहला वाला जो टैंक होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्लोटिंग डेब्री, जो ऊपर ऊपर फ्लोट कर रहा है गंदगी डेब्री, वो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, किससे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव होती है। देन फिर जो ग्रिट है, कुछ स्टोन है, छोटे छोटे पेबल्स है, सॉइल है, तो वो सेडिमेंटेशन से नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक से। सो नंबर 1 था सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन चैम्बर में फ्लोटिंग डेब्री रिमूव होती है। नंबर 2 इज सेडिमेंटेशन, जहाँ से ग्रिट रिमूव होता है। अब ग्रिट रिमूव, जो सेटल्ड सॉलिड्स होते हैं, जो नीचे सॉलिड सेटल हो जाता है ग्रिट टैंक में, ग्रिट वाले जो
सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको कहा जाता है प्राइमरी स्लज। उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर पानी पानी जो उसका सुपरनेटेंट होता है उसको कहा जाता है प्राइमरी एफ्लुएंट। अब सेकेंड स्टेज आ जाती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी एफ्लुएंट था वो अब इसमें आता है, और यहाँ पे जो टैंक होता है ना, इसमें होल होते हैं, एरिएशन टैंक होता है, ये थोड़ा थोड़ा एजिटेट भी होता है, मूव भी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करेंगे कि एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल मिल्स के एक फ्लॉक्स, अपना एक नेटवर्क सा बना जाते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं, FLOCS, और ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये क्या, जो प्राइमरी एफ्लुएंट आया था उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, बैक्टीरिया या गंदगी, ऑर्गेनिक मैटर, ये उसको खा लेते हैं। उसकी वजह से जो पानी के अंदर एक हम वैल्यू बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल और ऑक्सीजन डिमांड, वो रिड्यूस हो जाती है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? वो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट का 1 लीटर वाटर आया उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज किया, मतलब जो भी बैक्टीरिया था, एरोबिक बैक्टीरिया ने जो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज किया है, और उसमें कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसने कंज्यूम कर लिया। तो इसका कहने का मतलब ये है, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा। सो जितना कम BOD होगा उतना कम। तो BOD कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो बैक्टीरिया होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, उन्होंने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाते हैं, तो फिर ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाती है। सो इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। मैं फिर से दोनों बातें रिलीज करती हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ था? जो म्यूनिसिपल वेस्ट था, म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या थे? कुछ बैक्टीरिया थे, ऑर्गेनिक मैटर था, और ये जब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में जो फ्लोट होती गंदगी थी वो पहले रिमूव होती है, फिर सेडिमेंटेशन टैंक में ग्रिट जो है वो नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी, रेत सारा नीचे बैठ जाता है, जिसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो ऊपर रह जाता है पानी पानी सुपरनेटेंट, वो प्राइमरी एफ्लुएंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो प्राइमरी एफ्लुएंट अगले टैंक में आता है, एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक, जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं एरिएशन टैंक में, और वो थोड़ा एजिटेट होता रहता है। और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा लेते हैं और BOD की वैल्यू कम कर देते हैं। BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या? डेफिनेशन रट लेनी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। और अब हम आगे चलते हैं इसमें। और इसमें अगर आप देखोगे कि जब जब ये चीज़ हम बात की कि प्राइमरी एफ्लुएंट जो है वो एरिएशन टैंक से, फिर कांस्टेंट एजिटेशन से, फिर वो एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स, सो BOD रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो मटेरियल होता है, फिर फ्लॉक्स जो हैं वो आगे एक्टिवेटेड स्लज में, मतलब सेडिमेंट एफ्लुएंट जो है फिर आगे जाता है इसके बाद एक्टिवेटेड स्लज में, वहाँ पे कुछ जो है इनोकुलम एरिएशन में दोबारा भेज देते हैं। और फिर अब ये नेक्स्ट जाता है एनारोबिक, पहले वो एरोबिक बैक्टीरिया था, अब एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक बैक्टीरिया जो रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको खा लेते हैं, और फिर वो रिलीज करते हैं H2S, मीथेन, CH4 एंड CO2। ये तीनों बायोगैस के प्रोडक्ट्स होते हैं। और इधर से जो एफ्लुएंट होता है सेटलिंग टाइम का, वो नेचुरल वाटर बॉडीज में चला जाता है। अब अगर फिर से ध्यान से आप ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को एट अ ग्लांस देखते हो, तो आप को यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही होगी कि ओवरफ्लो करता अगर प्री ट्रीटमेंट में दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि सिंपल जो है वहाँ से वो प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक में जाता है, फिर उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है, फिर वो स्लज डाइजेस्टर में जाता है, फिर स्लज डाइजेस्टर में आप देखते हो कि वो मीथेन गैस बन जाता है।
सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो थे, उन्होंने 2 एक्शन प्लान स्टार्ट किए, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, टू सेव दिस वाटर पोल्यूशन, मतलब वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट उन्होंने ये किया। ओके, अभी हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। अब आ जाता है हमारा चौथा पार्ट जो है इस चैप्टर का, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब पहले से तो आपको ये पता होना चाहिए बायोगैस में प्रोडक्ट, जैसे बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस, दैट इज़ CH4। इसके अलावा मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम लेते हैं कि मीथेन है, H2S है, H2 है, CO2 है। और मीथेन जो है गैस है, इसको कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं, मिथेनोजन्स। और मिथेनोजन्स जो हमने जिनकी बात की है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, सेलुलोजिक प्रोडक्ट में या फिर गोबर में, जो कैटल डंग होता है उसमें होते हैं। सेलुलोजिक प्रोडक्ट क्या होता है कि ये जो हमारे कैटल होते हैं, ये सेलुलोज जैसे पत्ते वत्ते जो फॉडर खाते हैं, तो ये उनका जो स्टमक होता है उसमें एक पार्ट होता है र्यूमन में, उसकी डाइजेशन होती है। सो मिथेनो बैक्टीरियम जो होंगे ये एनारोबिक स्लज में मिलेंगे या फिर र्यूमन ऑफ द कैटल में होंगे। और जो इससे गैस बनती है बायोगैस, वो कुकिंग और लाइटिंग में यूज़ होती है। सो कैटल डंग में बहुत सारे ऐसी बैक्टीरिया होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस गोबर गैस। अब इसके भी क्या पार्ट है, अगर आप देखो सबके सेंटर वाला, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको ये कंक्रीट टैंक है और ये 10 से 15 फीट डीप होता है। इसके अंदर क्या आता है, स्लरी आती। स्लरी अगर लेफ्ट साइड पे आप देखोगे कि डंग और वाटर, सो काउ डंग और वाटर को मिक्स करके स्लरी बनाई जाती है। वो स्लरी सबसे पहले इस कंक्रीट टैंक में आती है। यहाँ पे अब काउ डंग के अंदर हमने आपको बताया ही है कि काउ डंग के अंदर क्या है, मिथेनोजन्स है, मिथेनोबैक्टीरियम है। और वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं जो भी वेस्ट होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसके ऊपर जो फ्लोटर लगा हुआ है, तो वो कीप्स ऑन राइजिंग, जैसे जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होता है। उसके ऊपर देखोगे दूसरे नंबर पे आउटलेट है, वो बायोगैस सप्लाई करने के लिए है। और थर्ड वाला आउटलेट क्या है, गैस गैस उधर चली गई। और बाकी जो जो स्लरी थी, जो अभी स्पेंट है, जो हम यूज़ हो चुकी है, यूज्ड वाली, तो वो हम इससे रिमूव करके एज अ फर्टिलाइज़र उसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बायोगैस जो है ये किन दो इंस्टीट्यूट्स ने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, तो IARI, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है KVIC है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, देन नेक्स्ट हम आगे हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। मैं फिर से माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट से पहले आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट हमने किए थे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बात में की, जिसने मिल्क को कर्ड में चेंज किया, जिसमें विटामिन B12 था, जो कि हमारे स्टमक की जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया उनको ख़त्म करता है हाउस होल्ड में। इसके अलावा हमने फर्मेंटेड बैक्टीरिया की बात की, जैसे कि फर्मेंटेड बैक्टीरिया हो गया या फिर यीस्ट हो, फर्मेंटेड बैक्टीरिया हो गया या फिर यीस्ट हो गया, जो कि फर्मेंटेशन से इधर से हम बात करते हैं तो इडली हो गया। देन उसके बाद ब्रेड हो गया। उसके बाद टोडी सैप की बात की हमने, पाम सैप से। देन इसके बाद हमने फर्मेंटेड फिश की, सोयाबीन की, बैम्बू की बात की। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चीज़ की बात की हमने, रॉकफोर्ट फंगस होता है स्विस जो है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मेनाई जो है वो पेनिसिलियम रॉकफोर्ट था, जो रॉकफोर्ट है तो ये वो स्विस चीज़ बनाता, प्रोपियोनोबैक्टीरियम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्री में हमारे पास अल्कोहल की बात की, फिर कुछ एसिड्स की बात की, फिर उसके बाद कुछ एंजाइम्स की बात की, लाइपेज हो गए, प्रोटीएज हो गए, पैक्टिनेज हो गए, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गए। देन उसके बाद हमने उनके बाद कुछ एसिड्स की बात की थी, और जिसमें एसिटिक एसिड था, सिट्रिक एसिड था, बिट्रिक एसिड था। फिर एसिड्स के बाद हमने बात की थी बायोएक्टिव में, साइक्लोस्पोरिन ए की बात की थी, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो फिर फिर उसके बाद हमने स्टैटिन्स की बात की थी, जो कि फंगस से मिलता है।
देन नेक्स्ट ये इंडस्ट्रियल के बाद सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज, म्यूनसिपल सीवेज होता क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होती है फ्लोटिंग की, और फिर फ्लोटिंग के बाद अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो हाँ उसमें आ जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में ग्रिट सेडिमेंट होता है। फिर उसके बाद वो एरोबिक टैंक में आ जाता है, एरिएशन में, जहाँ पे वो एजिटेट होता है, जहाँ पे बीओडी वैल्यू कम होती है। और पहले प्राइमरी स्लज और प्राइमरी एफ्लुएंट की बात होती है, प्राइमरी एफ्लुएंट इसमें आता है। तो जो उसके बाद का जो एनारोबिक में वो चला जाता है एक्टिवेटेड स्लज, और बाकी का थोड़ा सा इनॉकुलम जो होता है उसको फिर से वापस भेज दिया जाता है उसमें जहाँ पे फ्लॉक्स होते हैं। और फिर जो एक्टिवेटेड स्लज है वो एनारोबिक में जाके डाइजेस्ट होके बायोगैस बनाता है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है बायोगैस, मीथेन, H2S और CO2 और हाइड्रोजन H2 का प्रोडक्ट होता है। और ये मिथेनोजन बैक्टीरिया काउ डंग में और या फिर सेलुलोजिक प्रोडक्ट से मिलते हैं। और उसके लिए क्या था, उसके लिए आपने अगर बायोगैस में अभी याद किया है तो KVIC ने उनको और IARI की हेल्प से बना था, जिसमें पहले कंक्रीट टैंक होता है जिसमें स्लरी, काउडंग और वाटर डाला जाता है, और उसके ऊपर फ्लोटर होता है। जितनी गैस बनती है वो इनलेट से बाहर, आउटलेट से बाहर होती जाती है। और दूसरा जो स्पेंट स्लरी होती है वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की। प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत सारे इंसेक्ट्स खाते हैं, तो इंसेक्ट्स के लिए नॉर्मली हम केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, जो कि नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। तो उसके लिए हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपको छोटी छोटी जो एग्जांपल्स है वो याद रखनी है। नंबर 1, लेडी बर्ड। लेडी बर्ड किसको खाती है, एफिड्स को। देन सेकंड, ड्रैगन फ्लाई किसको खाते हैं, मॉस्किटोज को। तो ये दोनों चीज़ें पहले याद करो। लेडी बर्ड ने किसको खाया, एफिड्स को। लेडी बर्ड एक बीटल है जो एफिड्स पे कंट्रोल रखती है। ड्रैगन फ्लाई किस पे कंट्रोल रखती है, मॉस्किटोज पे। देन मस्किटोज पे फिर नेक्स्ट आ जाता है बीटी। बीटी इज बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। तो कई सारे जो बेसिकली हम अगर बात करते हैं तो ब्रासिका और जो फ्रूट ट्रीज होते हैं, सो ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज जो होंगे उसके ऊपर क्या होता है कि कैटरपिलर आ जाते हैं बटरफ्लाई के, और वो लार्वी जो होती है वो फ्रूट को ख़राब करती है। तो बीटी जो होता है ना उसके ड्राई स्पोर्स जो हैं वो सैशेज में होते हैं, उनको पानी में मिक्स करके जो वल्नरेबल प्लांट्स होते हैं ब्रासिका के और फ्रूट ट्री के उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो जब कैटरपिलर इनको खाते हैं तो उनका ये टॉक्सिन उनकी गट में जाके उस लार्वी को मार देता है। साइंटिस्ट ने ट्रांसजीनिक बीटी कॉटन भी बनाया है, जिसमें बीटी के जीन्स को कॉटन प्लांट में डाला। देन माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट में लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है, वो जो रूट इकोसिस्टम में जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं वो रूट्स में जो होते हैं उनको कंट्रोल करती है। तो चारों आपको याद रहेगा, लेडी बर्ड ने एफिड को खाया, ड्रैगन फ्लाई ने मॉस्किटो को खाया। जो बीटी सैशे होते हैं तो वो क्या करते हैं, बीटी सैशे जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर जो है उसको ख़त्म करती हैं। और क्योंकि वो किस पे अटैक करती हैं, वो फ्रूट ट्रीज पे अटैक करती हैं या फिर ब्रासिका पे करती हैं। बीटी कॉटन जो है एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। और लास्ट आ जाता है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, जो कि ये फंगस बायो कंट्रोल एजेंट है और वो रूट में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। देन हमारा लास्ट इसके बाद एक और बायो कंट्रोल एजेंट जो बहुत बार क्वेश्चंस में आता है वायरस से, दैट इज बैकुलो वायरस है। सो बैकुलो वायरस जो है उसमें स्पेशली जीनस क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो। सो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो जो होता है ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को खाता है। और इसमें 2-3 वर्ड है जिसको अच्छे से रट लेना है। स्पीशीज स्पेसिफिक, दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन का मतलब है जो टारगेट इंसेक्ट्स होते हैं ये उसी पे ही अटैक करते हैं, नॉन टारगेट पे नहीं।
ठीक है। सो जो एक बेसिकली कोई ऐसा इंसेक्ट है जो एक पर्टिकुलर प्लांट को स्पॉइल कर रहा है, दूसरे भी आते हैं, बटरफ्लाई भी आते हैं, लेकिन इसने टारगेट इंसेक्ट को ही मारना है, ठीक है। सो इसीलिए बैकुलो वायरस जो है, जो कि पॉली न्यूक्लियो हाइड्रो वायरस होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होता है, तो उसका काम होता है दो। वो IPM इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एक है, और दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन विच इज स्पीशीज स्पेसिफिक, विद टारगेट वाले इंसेक्ट को ही मारना है, नॉन टारगेट को नहीं। देन नेक्स्ट कम्स बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। सो बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर में याद रखना, बायो कंट्रोल में हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स में हम पेस्टिसाइड्स भी केमिकल्स होते हैं, तो हम पेस्टिसाइड केमिकल ना स्प्रे करके हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि हमारा जो सॉइल है, मिट्टी के अंदर ही बैक्टीरिया, फंजाई और सियानोबैक्टीरियम होता है। सो सब तो पहले तो बैक्टीरिया अगर हम बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होता है, पहला होता है राइजोबियम, जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है, लेग्यूम प्लांट्स जो कि पल्सिस वाली प्लांट्स में होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। देन फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो सॉइल की नाइट्रोजन को एनरिच करते हैं, और वो होते हैं एजोबैक्टर एजोस्पिरिलम। देन इसके अलावा दूसरा आ जाता है माइकोराइजा। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसका है? फंजाई का प्लांट्स है, और फंजाई कौन सी है? ग्लोमस। अब फंगस क्या होते हैं? उसके हाइफी होते हैं। तो फंगस क्या करती है? वो सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, और इन रिटर्न प्लांट से फूड लेता है जो फंगस होता है। इसके अलावा वो जितने भी रूट बॉर्न डिजीजेज जो होती हैं उनसे बचा के रखती है प्लांट को, और प्लांट को टॉलरेट करवाती है सेलाइन और ड्रॉट कंडीशन की, ज़्यादा सॉल्टी और सेलाइन और ड्रॉट कंडीशंस में। फिर इससे क्या होता है? प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। देन लास्ट में हम बात करते हैं सियानोबैक्टीरियम, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम ही बता रहा है ग्रीन से कि वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है, ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसके तीनों एग्जाम्पल है एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। तो ये बेसिकली जो पैडी फील्ड होते हैं, राइस फील्ड्स में सियानोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर होता है, और इट also adds organic matter to the soil and increases its fertility। देखो बच्चों, मैंने कोशिश की है आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताने की इस पूरे चैप्टर से। मेरे ख्याल से अगर आप इसको पहले अच्छे से लर्न कर लोगे, तभी इससे रिलेटेड जो एप्लीकेटिव क्वेश्चंस हैं जिनको हम कल करेंगे, मैं कल आपको फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।